स्वागत है। आज हम भारत की सार्वजनिक सेवाओं की जटिल सी दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। हमारे पास ये पब्लिक सर्विसेज पीडीएफ दस्तावेज है और कोशिश ये समझने की है कि भाई ये सेवाएं कैसे बनी हैं, कितने तरह की हैं और संविधान मतलब इनको कैसे देखता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ पदों की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि देश का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता कैसे है। सही कहा। तो ठीक है, इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे ये सर्विसेज केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर बैलेंस है उसको दिखाती हैं, और जो सिविल सेवक हैं उनके अधिकार क्या हैं, उनको क्या सुरक्षा मिलती है। ये दस्तावेज हमें इन दोनों चीजों की मतलब वर्गीकरण और संवैधानिक आधार दोनों की काफी अच्छी तस्वीर देता है। हाँ, ये तो जैसे गवर्नेंस की बैकबोन को समझना हो गया। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज कहता है कि भारत में पब्लिक सर्विसेज को मतलब मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। ये क्लासिफिकेशन ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाओं से शुरू करें। AIS है ना? ये नाम सुनते रहता है। हाँ, और ये वर्गीकरण भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे समझने के लिए बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसा नाम ही बता रहा है, ये वो सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए मतलब कॉमन है। अच्छा, दोनों के लिए। हाँ, इनके सदस्य केंद्र सरकार के अंडर भी काम करते हैं और अलग-अलग राज्य सरकारों के अंडर भी। वो बारी-बारी से मतलब इन दोनों लेवल्स पर इंपॉर्टेंट पोस्ट पर काम करते हैं। अरे, ये तो बड़ा यूनिक सा सिस्टम है। मतलब एक ही अफसर कभी दिल्ली में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कभी किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में, है ना, कलेक्टर या SP बन के। बिल्कुल सही। अभी ऐसी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा और IFS यानी भारतीय वन सेवा। हाँ, ये 3 नाम तो बहुत कॉमन है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि IAS और IPS तो जब संविधान लागू हुआ तब से ही मौजूद थे। हाँ, इन्होंने 1947 में पुरानी जो सर्विसेज थी ICS और IP उनकी जगह ली थी। अच्छा, ICS और IP की जगह। जी। और IFS यानी वन सेवा वो बाद में बनी। 1966 में उसे तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। अच्छा, तो IFS बाद में आई। स्रोत में ये भी लिखा है कि 1963 में 3 और AIS बनाने का भी प्लान था: मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंजीनियर सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। पर उनमें से सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस ही बन पाई। हाँ, इससे पता चलता है कि नई AIS बनाना उतना आसान नहीं होता होगा। अब देखिए, इनकी जो भर्ती है और ट्रेनिंग है वो तो केंद्र सरकार करती है। हाँ, लेकिन फिर इन अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। यहीं पर वो स्टेट कैडर वाली बात आती है। कैडर, ये क्या होता है? मतलब उनकी एक तरह से होम टीम जैसी? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हर ऑफिसर को एक स्टेट कैडर मिलता है जो एक तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव होम बेस होता है। वो उस राज्य में काम करते हैं, लेकिन बीच-बीच में वो केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन पर भी जा सकते हैं। डेप्यूटेशन मतलब टेम्परेरी पोस्टिंग। हाँ, अस्थायी तौर पर केंद्र में सेवा के लिए। फिर वो वापस अपने कैडर स्टेट लौट आते हैं। इसी सिस्टम को टेन्योर सिस्टम या कार्यकाल प्रणाली कहते हैं। अच्छा, टेन्योर सिस्टम। इससे तो ऑफिसर्स को दोनों लेवल का एक्सपीरियंस मिलता होगा, जमीन का भी और नेशनल लेवल का भी। लेकिन एक सवाल है, जब ये अफसर स्टेट में काम कर रहे होते हैं तो कंट्रोल किसका होता है असल में, सेंटर का या स्टेट का? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब है कंट्रोल जो है वो मिला जुला है, जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल। ये कैसे कर रहा है? तो जो इमीडिएट कंट्रोल है, तात्कालिक नियंत्रण, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। अच्छा। लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है मतलब फाइनल अथॉरिटी, वो हमेशा केंद्र सरकार के पास ही रहता है। यहाँ तक कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई बड़ी डिसिप्लिनरी कार्रवाई करनी हो, जैसे कोई सजा देनी हो या नौकरी से हटाना हो, हाँ। तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार नहीं। ये एक बहुत यूनिक बैलेंस है। वाकई, ये तो केंद्र और राज्य के बीच काफी नाजुक संतुलन साधने जैसा लगता है। और स्रोत में एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में AIS के बहुत बड़े पैरोकार थे। इसीलिए उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी कहते हैं। ये जानना अच्छा लगा। हाँ, पटेल मानते थे कि देश की एकता और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी के लिए ये सर्विसेज बहुत जरूरी हैं। चलिए अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, केंद्रीय सेवाएं यानी सेंट्रल सर्विसेज। ये AIS से कैसे अलग हैं? फेडरल सर्विसेज जैसा नाम से ही साफ है,
ये खास तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही काम करती हैं। इनके सदस्य केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में खास पदों पर होते हैं, जो अक्सर फंक्शनल या टेक्निकल होते हैं। ये राज्यों में सर्व नहीं करते। अच्छा, तो ये पूरी तरह से सेंटर के एम्प्लॉई हैं। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहता है सोर्स? हाँ, इनके क्लासिफिकेशन में टाइम के साथ बदलाव आए हैं। आज़ादी के फौरन बाद क्लास 1, क्लास 2 सबऑर्डिनेट और इंफीरियर सर्विसेज थीं। फिर फर्स्ट पे कमीशन के बाद क्लास 1, 2, 3 और 4 हो गई और 1974 से थर्ड पे कमीशन की सिफारिशों पर इन्हें ग्रुप ए, बी, सी और डी में बांटा गया, जो आज भी चलता है। ग्रुप ए, बी, सी, डी। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। हाँ, इनमें कोई और खास फर्क भी है? हाँ, है ना। ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट्स होती हैं वो गजेटेड यानी राजपत्रित होती हैं। इसका मतलब है कि इन पदों पर अपॉइंटमेंट या प्रमोशन की खबर भारत के गजेट मतलब गजेट ऑफ इंडिया में छपती है। अच्छा। और ग्रुप सी जो ज्यादातर क्लर्क वगैरह होते हैं और ग्रुप डी जो मैनुअल या सपोर्ट स्टाफ होते हैं के पद नॉन गेजेटेड यानी अराजपत्रित होते हैं। सोर्स बताता है कि अभी करीब 60 ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। कुछ नाम भी दिए हैं जैसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस और हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस IANS, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस CSS वगैरह। काफी वैरायटी है इनमें। बिल्कुल, हर सर्विस का अपना एक स्पेशलाइज्ड काम है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो सोर्स बताता है, इन सभी सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS को प्रेस्टीज, स्टेटस, सैलरी वगैरह के मामले में सबसे ऊपर माना जाता है। अच्छा, IFS सबसे ऊपर? हाँ, असल में ये स्टेटस और पे स्केल में AIS के साथ compete करती है। रैंकिंग में ये IAS के ठीक बाद आती है और इसका पे स्केल IPS से भी ज्यादा होता है। वाह, मतलब सेंट्रल सर्विसेज में भी एक क्लियर हायरार्की है और IFS टॉप पर है। ये जानना जरूरी था। अब तीसरी और आखिरी कैटेगरी, राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज। जी, स्टेट सर्विसेज खासतौर पर संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही काम करती हैं। इनके सदस्य उसी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में अलग-अलग पोस्ट्स पर होते हैं। आमतौर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये AIS ऑफिसर्स के मुकाबले थोड़ी निचले पदों पर होते हैं, पर वो पद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हर स्टेट की अपनी मशीनरी का हिस्सा हैं? क्या इनकी बनावट हर स्टेट में एक जैसी होती है? नहीं, इनकी संख्या और टाइप हर राज्य में अलग-अलग होते हैं। ये उस राज्य की ज़रूरतों पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ कॉमन सर्विसेज लगभग हर राज्य में होती हैं, जैसे स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चरल सर्विस, मेडिकल सर्विस, जुडिशियल सर्विस वगैरह। हर सर्विस के नाम के आगे उस स्टेट का नाम लग जाता है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सिविल सेवा या महाराष्ट्र पुलिस सेवा। और इनमें सबसे प्रेस्टीजियस कौन सी मानी जाती है? जैसे सेंटर में या AIS में IAS है, वैसे ही लगभग सभी राज्यों में स्टेट सिविल सर्विस, जिसे अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी कहते हैं, को सबसे प्रतिष्ठित राज्य सेवा माना जाता है। इनका क्लासिफिकेशन भी सेंट्रल सर्विसेज की तरह ही ग्रुप A, B, C, D या पुराने क्लास 1, 2, 3, 4 में होता है। और गजेटेड बनाम नॉन गजेटेड का फर्क यहाँ भी होता है। हाँ, सोर्स ये भी बताता है कि गजेटेड वालों को ऑफिसर और नॉन गजेटेड वालों को एम्प्लॉय कहते हैं। जी, ये क्लासिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन क्या स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए आगे बढ़ने के रास्ते हैं? क्या वो कभी AIS का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए AIS में प्रमोशन का प्रावधान है। जो AIS एक्ट है 1951 का, उसके अनुसार IAS, IPS और IFS में जो सीनियर पोस्ट हैं, उनका एक तय कोटा जो कि 33.33% या 1/3 तक हो सकता है, स्टेट सर्विस के लायक और अनुभवी अधिकारियों के प्रमोशन से भरना जरूरी है। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके हेड UPSC के चेयरमैन या मेंबर होते हैं। ये कमेटी स्टेट गवर्नमेंट जो नाम भेजती हैं उनमें से सबसे काबिल ऑफिसर्स को चुनती है। इससे न सिर्फ स्टेट सर्विस ऑफिसर्स को मोटिवेशन मिलता है, बल्कि AIS में भी जमीनी अनुभव वाले लोग आते हैं, जिससे सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। अच्छा, तो ये हो गई सेवाओं की 3 मुख्य श्रेणियां और उनकी कुछ खास बातें। AIS, सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज। लेकिन इन सबको चलाने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो कहाँ से आते हैं? यहीं पर संविधान की बात आती होगी। सोर्स में पार्ट 14, आर्टिकल 308 से 314 का जिक्र है। चलिए अब इस संवैधानिक फ्रेमवर्क को समझते हैं। बिल्कुल, संविधान का भाग 14 जो है
वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं इसी से डील करता है। आर्टिकल 308 सबसे पहले ये साफ करता है कि इस भाग के प्रावधान, जैसा कि स्रोत में लिखा है, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे। ये ध्यान रखना होगा कि 2019 के बाद सिचुएशन बदल गई है, पर सोर्स उस वक्त के हिसाब से बता रहा है। ठीक है। अगला आर्टिकल 309, ये किस बारे में है? आर्टिकल 309 संसद को और राज्यों के विधानमंडलों को पावर देता है कि वो अपने अपने यहाँ, मतलब केंद्र और राज्यों के अधीन जो पब्लिक सर्विसेज हैं और पोस्ट्स हैं, उन पर अपॉइंट होने वाले लोगों की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट और उनकी सेवा की शर्तें, कंडीशंस ऑफ सर्विस को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकें। अच्छा, कानून बनाने की पावर। हाँ, और जब तक ऐसे कानून नहीं बनते तब तक राष्ट्रपति सेंटर के लिए या गवर्नर स्टेट के लिए नियम बना सकते हैं। भर्ती और सेवा की शर्तें, इसमें क्या क्या आता है? भर्ती में तो अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन वगैरह आ गया। और सेवा की शर्तों में सैलरी, अलाउंस, छुट्टी, टेन्योर, सीनियरिटी, रिटायरमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सब बातें आ जाती हैं। आर्टिकल 309 ये भी कहता है कि ये नियम या कानून सिविल सर्वेंट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन, ऐसा क्यों? ये एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, निष्पक्षता, गोपनीयता, मतलब इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है। ये रेस्ट्रिक्शंस आमतौर पर कंडक्ट रूल्स में लिखे होते हैं, जैसे सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, या हर स्टेट के अपने नियम होते हैं। ये बताते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। समझ गया। अब आर्टिकल 310 की बात करते हैं, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यानी प्रसाद पर्यंत सिद्धांत का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या मतलब है इसका? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। वहाँ इसका मतलब है कि क्राउन के जो सेवक हैं वो क्राउन की मर्जी तक ही पद पर रहते हैं, मतलब उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने इसे अपनाया, पर कुछ बदलावों के साथ। अच्छा, क्या बदलाव? आर्टिकल 310 कहता है कि डिफेंस सर्विसेज के मेंबर, सेंटर की सिविल सर्विसेज के मेंबर और AIS के मेंबर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और इसी तरह स्टेट की सिविल सर्विसेज के मेंबर्स संबंधित राज्य के गवर्नर के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है कि उनकी नौकरी पर सरकार का अल्टीमेट अधिकार है। ये कोई परमानेंट गारंटी नहीं है। इससे एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बना रहता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिविल सर्वेंट को कभी भी बिना किसी वजह के हटाया जा सकता है? ये तो थोड़ा इनसिक्योर लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर भारतीय संविधान की खूबसूरती है। आर्टिकल 310 का ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, इस पर आर्टिकल 311 बहुत महत्वपूर्ण रोक लगाता है, जो सिविल सर्वेंट्स को मनमानी कार्रवाई से बचाता है। लेकिन पहले आर्टिकल 310 में एक एक्सेप्शन भी है। हाँ, अगर सरकार किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जा सकता है कि अगर उसे टेन्योर पूरा होने से पहले हटाया जाता है, किसी मिसकंडक्ट की वजह से नहीं, तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। ये सिर्फ उन पर लागू होता है जो पहले से सरकारी सेवा में नहीं है। ठीक है। तो अब आते हैं आर्टिकल 311 पर, जो आपने बताया कि सिविल सर्वेंट्स के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसमें क्या सेफगार्ड्स हैं? आर्टिकल 311 दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स देता है। पहला, किसी भी सिविल सर्वेंट को उस अथॉरिटी द्वारा डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता जो उसे अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट हो। मतलब अगर आपको किसी सीनियर ऑफिसर ने अपॉइंट किया है तो उससे जूनियर आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। ये तो लॉजिकल है। और दूसरा सेफगार्ड? दूसरा और भी जरूरी है। वो ये कहता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को तब तक डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस इन रैंक, पद घटाना नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ जो आरोप है उनकी एक जांच, इंक्वायरी ना हो जाए, उसे उन आरोपों के बारे में बताया ना गया हो और उसे उन आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने का, मतलब सुनवाई का एक उचित अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, न दिया गया हो। ये सुनवाई का उचित अवसर, ये तो बहुत ही क्रिटिकल लगता है। क्या ये सेफगार्ड सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है? नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है कि आर्टिकल 311 के ये दोनों सेफगार्ड्स सिर्फ सिविल सर्विसेज के मेंबर्स, सेंटर, AIS स्टेट और सेंटर या स्टेट के अंडर सिविल पोस्ट पर जो लोग हैं उन्हीं के लिए हैं। ये डिफेंस सर्विसेज के मेंबर्स या मिलिट्री वालों पर लागू नहीं होते। उनके लिए अलग एक्ट्स और रूल्स हैं। अच्छा, क्या ये जो दूसरा सेफगार्ड है, जांच और सुनवाई वाला, इसके कोई एक्सेप्शंस भी हैं?
मतलब क्या कभी बिना जांच के भी एक्शन हो सकता है? हाँ, आर्टिकल 311 में ही इसके 3 एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। पहला, जब किसी सिविल सर्वेंट को ऐसे कंडक्ट के लिए हटाया जा रहा हो जिसके लिए उसे किसी क्रिमिनल चार्ज में सजा हो चुकी हो। ठीक है। दूसरा, जब एक्शन लेने वाली अथॉरिटी को लगे कि किसी वजह से ऐसी जांच करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, लेकिन उसे इसके कारण लिखकर बताने होंगे। और तीसरा, जब राष्ट्रपति या गवर्नर को लगे कि देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के हित में ऐसी जांच करना ठीक नहीं है। ये एक्सेप्शंस तो काफी सीरियस सिचुएशंस के लिए लगते हैं, खासकर देश की सुरक्षा वाला पॉइंट। अब वापस आते हैं सुनवाई के औचित्य अवसर पर। सोर्स में 42वें अमेंडमेंट 1976 का जिक्र है, जिसने प्रस्तावित सजा के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन देने का दूसरा मौका खत्म कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। 1976 से पहले क्या होता था कि पहले इंक्वायरी होती थी। अगर ऑफिसर दोषी पाया जाता तो उसे बताया जाता कि भाई आपको ये सजा जैसे डिसमिसल दी जा सकती है, और फिर उसे उस सजा के खिलाफ अपनी बात कहने का एक और मौका मिलता था। अच्छा, 2 मौके थे पहले। हाँ, 42वें अमेंडमेंट ने ये दूसरा मौका खत्म कर दिया। अब इंक्वायरी पूरी होने और ऑफिसर को दोषी पाए जाने के बाद इंक्वायरी में जो सबूत सामने आए हैं उनके आधार पर सीधे सजा दी जा सकती है। तो अब सुनवाई के उचित और सर का क्या मतलब रह गया है? सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पर इसका मतलब क्लियर किया है। मोटे तौर पर इसमें यह शामिल है: ए, ऑफिसर को अपने खिलाफ लगे चार्जेस और उनके बेसिस पता हों ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। बी, उसे अपने डिफेंस में गवाह लाने और प्रोसिक्यूशन के गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिले। और सी, फाइनल डिसीजन से पहले उसे इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट की कॉपी मिले ताकि वो उस पर अपनी बात कह सके। अच्छा, सोर्स में डिसमिसल, बर्खास्तगी और रिमूवल, हटाना में भी फर्क बताया गया है। वो क्या है? हाँ, दोनों में नौकरी चली जाती है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। डिसमिसल ज्यादा सीरियस सजा है और ये व्यक्ति को फ्यूचर में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए डिसक्वालीफाई कर देता है, मतलब वो फिर अप्लाई नहीं कर सकता। ओ, जबकि रिमूवल में ऐसा नहीं होता, वो व्यक्ति फ्यूचर में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। और रिडक्शन इन रैंक का मतलब है सजा के तौर पर ऊंचे पद से निचले पद पर डिमोशन कर देना। बारीकियां जानना वाकई जरूरी है। अब आर्टिकल 312 पर आते हैं, जो फिर से एआईएस से जुड़ा है। हाँ, आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सके, जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक खास प्रोसेस है। पार्लियामेंट ऐसा कानून तभी बना सकती है जब राज्यसभा राज्यसभा क्यों? लोकसभा क्यों नहीं? हाँ, राज्यसभा। जब राज्यसभा अपने उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास करे कि देश के हित में ऐसा करना जरूरी या ठीक है। अच्छा, राज्यसभा को ये स्पेशल पावर क्यों दी गई है? ये भारत के फेडरल सिस्टम में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए है। क्योंकि AIS राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ा रोल निभाती हैं, इसलिए ये तय किया गया कि कोई भी नई AIS बनाने से पहले राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव हाउस यानी राज्यसभा की स्पेशल सहमति जरूरी हो। ये सेंटर स्टेट बैलेंस का एक और उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। इसी पावर से पार्लियामेंट ने वो AIS एक्ट 1951 बनाया था, जो इन सेवाओं की भर्ती और शर्तों को रेगुलेट करता है। IAS और IPS को इसी आर्टिकल 312 के तहत बनी सेवाएं माना जाता है। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS का क्या? इसका भी जिक्र है इसमें। हाँ, 42nd अमेंडमेंट 1976 ने आर्टिकल 312 में बदलाव करके AIJS बनाने का भी प्रावधान किया, लेकिन शर्त ये रखी कि इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के पद से नीचे का कोई पद नहीं होगा। सोर्स में डिस्ट्रिक्ट जज की परिभाषा भी दी है, जिसमें कई तरह के जज शामिल हैं। हालांकि ये प्रोविजन होने के बावजूद AIJS बनाने के लिए आज तक कोई कानून पास नहीं हुआ है। इस पर बहस चलती रहती है। ये दिलचस्प है कि प्रावधान तो है, पर सेवा बनी नहीं। आखिर में कुछ और आर्टिकल्स का छोटा सा जिक्र है, 312A, 313 और 314। हाँ, बहुत संक्षेप में। आर्टिकल 312A ये 1972 में जोड़ा गया। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो उन सिविल सर्वेंट्स की सेवा शर्तों को बदल सके या खत्म कर सके जिन्हें 26 जनवरी 1950 से पहले अपॉइंट किया गया था और जो बाद में भी सेवा में रहे, जैसे पुराने ICS ऑफिसर्स जो IAS बने। आर्टिकल 313
ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है। ये कहता है कि जब तक संविधान के तहत नए नियम नहीं बनते, तब तक पुराने कानून जो संविधान लागू होने से ठीक पहले लागू थे और पब्लिक सर्विसेज पर लागू होते थे, वो चलते रहेंगे। आर्टिकल 314, इसमें पहले कुछ खास सेवाओं जैसे आईसीएस के अधिकारियों को कुछ प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन 1972 में इसे हटा दिया गया क्योंकि तब तक ऐसे ऑफिसर बहुत कम रह गए थे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि भारत की पब्लिक सर्विसेज का ये 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर, एआईएस, सेंट्रल और स्टेट, कैसे काम करता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच उनका क्या रोल है, और संविधान के वो नियम जो सिविल सर्वेंट्स को गवर्न करते हैं, जिसमें आर्टिकल 310 का डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर और आर्टिकल 311 के जरूरी सेफगार्ड्स भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है कि भारत में गवर्नेंस कितनी कॉम्प्लेक्स है और सेंटर स्टेट रिलेशन कितने डायनामिक हैं। संविधान ने एक फेडरल सेटअप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, एफिशिएंसी और फेयरनेस लाने की एक बहुत सोची समझी कोशिश की है। आर्टिकल 310 और 311 का जो बैलेंस है, मतलब सरकार का अल्टीमेट अधिकार भी और कर्मचारियों की सुरक्षा भी, वो इसी कोशिश का एक सिंबल है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये स्ट्रक्चर और नियम तो कई दशक पहले बने थे। आज का भारत तो बहुत तेजी से बदल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां भी नहीं हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। क्या ये ढांचा आज भी उतना ही रेलेवेंट है? ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिविल सर्वेंट्स के अधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बने? क्या मौजूदा नियमों में बदलाव की जरूरत है ताकि वो आज की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें, बिना सिविल सर्विस की निष्पक्षता और सुरक्षा से समझौता किए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और इस पर लगातार बहस और सुधार की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं, बल्कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है।